हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सृष्टि और आज हम लोग पढ़ेंगे ज्योग्राफी का लेसन 10 का पार्ट 2। और पिछले वीडियो में हमने दो टॉपिक्स पढ़े थे। पहले का नाम था बिहार की भौगोलिक स्थिति, ठीक है। और दूसरा टॉपिक का नाम था बिहार के निवासियों का मुख्य पेशा और यहाँ का उत्पादन। बिहार के निवासियों का मुख्य पेशा और यहाँ के उत्पादन, ठीक है। और आज हम दो टॉपिक्स पढ़ेंगे, उसके बाद ये हमारा चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाएगा और सिर्फ क्वेश्चन आंसर बच जाएगा, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। तो चलिए आज का हम अपना सबसे पहला टॉपिक शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले हम एक बात जानेंगे। क्या आपको पता है 22 मार्च 1912 को हमारे बिहार राज्य की स्थापना हुई थी और इसी के वजह से हर वर्ष 22 मार्च को अब बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्या था वो डेट? इसको हम पहले लिख लेते हैं। 22 मार्च 1912, ठीक है। तो चलिए अब हम अपना पहला टॉपिक शुरू करते हैं, जिसका नाम है बिहार की जीवन शैली। तो इसको हम लिख लेते हैं। बिहार की जीवन शैली, ठीक है। तो देखिए, आप तो जानते ही हैं कि हमारे बिहार राज्य का मुख्य पेशा कृषि है और यहाँ के जो लोग थे, यानी कि लोग थे जो भूतकाल में थे, वो कृषि कार्य में यानी कि खेती करने में हल और बैलों की मदद लिया करते थे। लेकिन अब हम ज़्यादातर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं और कहीं कहीं पर आपको आज भी हल और बैल देखने को मिल सकते हैं, लेकिन हम ज़्यादातर टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहे हैं। चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो, किसी भी क्षेत्र में हम ज़्यादा टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं। कुछ एक क्षेत्रों में हमारे यहाँ आज भी रहट और नहरों से सिंचाई की जाती है, कुछ एक क्षेत्रों में। लेकिन अभी मैंने बताया है कि टेक्नोलॉजी का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे ट्यूबवेल। ट्यूबवेल का मतलब हो सकता है कि आप नहीं समझ रहे हो। अरे नहीं समझा? बोरिंग, अब समझ में आया ना? ये बुक में लिखा गया है ट्यूबवेल, ऐसे ऐसे शब्द लिखे होते हैं कि समझ में नहीं आता है, लेकिन फिकर नॉट, हम है ना। जैसा कि मैंने बताया कि हमारे यहाँ अब टेक्नोलॉजी का ज़्यादातर इस्तेमाल किया जा रहा है, तो उसी तरह से हमारे यहाँ कई मशीनें यूज़ की जा रही हैं टेक्नोलॉजी से संबंधित, जैसे ट्रैक्टर और हार्वेस्टर। ट्रैक्टर तो अब जनरली तौर पे लोग यूज़ कर रहे हैं, ट्रैक्टर आपको हर जगह देखने को मिल सकता है, लेकिन हार्वेस्टर अभी कहीं कहीं पर ही है। हार्वेस्टर एक ऐसा मशीन होता है, मान लिया कि आपके दादाजी या आपके घर में जो भी किसान हैं, हाँ, उन्होंने एक फसल लगाई जिसका नाम है धान, या फिर आप कोई भी फसल ले सकते हो, गेहूँ, ठीक है। धान और गेहूँ हम ले लिया, तो हार्वेस्टर एक ऐसा मशीन है कि वो उसको काट भी देगा और उससे निकलने वाले अनाज को वो अलग भी कर देता है, ठीक है। और पुआल को भी वो अलग कर देगा और यहाँ तक कि पुआल का गांठ तक बन जाता है ना, कमाल का। तो सोचिए टेक्नोलॉजी से हमारा क्षेत्र कितना आगे बढ़ सकता है ना। तो इसी तरह के कई मशीनें हमारे यहाँ अब उपयोग की जा। जलवायु उपोष्ण कटिबंध और समतल भूमि होने के कारण यहाँ पर ज़्यादातर ये सारी
ये सारे अनाज होते हैं। तो देखिए इनको पहले हम देख लेते हैं, अनाज या सब्जियां। तो सबसे पहला तो है हमारा चावल, उसके बाद गेहूं और दाल, आलू, आलू और हरी सब्जियां। ठीक, तो देखिए ये जनरली तौर पे होता है कि जो चीज़ जहाँ पर ज़्यादा उपजती है, ज़्यादा होती है, वही चीज़ वहाँ पर ज़्यादातर लोग इस्तेमाल करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है यहाँ हमारे यहाँ ज़्यादा होती हैं, तो इसलिए यह हमारे यहाँ का मुख्य भोज्य पदार्थ है, यानी कि हम जनरली तौर पर इसको ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं। अगर पीने की बात की जाए कि यहाँ के लोग क्या पीते हैं, तो पानी पियेंगे ना। आप लोग ऐसे बात करते हो पानी यहाँ के लोग पीते हैं, लेकिन किस स्रोत से पीते हैं, कहाँ से पानी यहाँ पर आता है, तो वो होता है, पहले तो जो लोग हुआ करते थे वो कुएं से पानी पिया करते थे, लेकिन आपको आज भी कहीं कहीं पर कुआं देखने को मिल सकता है। हालांकि अब हम जनरली तौर पर मोटर और चापाकल का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, हो सकता है कि आपके घर में भी आज कुआं हो, है ना, या हो सकता है नहीं भी हो। अगर बिहार की पहनावे की बात की जाए कि यहाँ के लोग क्या पहनते हैं, तो वो तो आप जानते ही हो, यहाँ के लोग क्या पहनते हैं। शर्ट पैंट, फुल पैंट, टी शर्ट, लुंगी और पजामा। और जो एकदम पुराने ख्यालात के बुजुर्ग लोग हैं वो आज तक धोती कुर्ता ही पहनते हैं। और अगर नारियों की बात की जाए तो उसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो शादीशुदा जिनको हम जनरली तौर पर औरतें कहते हैं, वोमेन्स, एंड एक बिना शादीशुदा जिनको हम जनरली तौर पर गर्ल्स कहते हैं। तो अगर औरतों की बात की जाए कि ये क्या पहनती हैं, तो ये जनरली तौर पर साड़ी ही पहनती है, लेकिन अब इसका ज़्यादातर लोग त्याग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, इसका ज़्यादातर लोग त्याग कर रहे हैं और सूट और फ्रॉक सूट का ज़्यादातर और सलवार का ज़्यादातर इस्तेमाल किया जा रहा है। और अभी एक और प्रचलन आया है जिसका नाम है नाइटी, है ना। और बेचारा नाइटी का तो बुरा हाल है, देख देख कर आश्चर्य होता है। नाइटी का नाम सुना है ना, नाइटी के बारे में आप जानते होंगे कि नाइटी रात को पहनने के लिए बना था, लेकिन नहीं, हम तो उसका दिन रात यूज़ करेंगे। ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन उसका नाम तो कम से कम बदल देना चाहिए ना, क्योंकि उसका दिन रात यूज़ कर रहे हैं, इसलिए डे नाइटी होना चाहिए, ज़्यादा सूट करता है ना। अब तो हद हो गई है, अब तो लोग इसको पहनकर बाहर घूमने भी जाने लगे हैं। बस इतना ही गया है कि पहनकर ऑफिस जाना बाकी रह गया है ना। और अगर लड़कियों की बात की जाए तो ये भी कुछ कम नहीं है, तो इनको भी नाइटी का गजब भूत सवार है। खैर, इनके लिए भी सिर्फ बच गया है इतना ही कि पहनकर कोचिंग, ट्यूशन, स्कूल ही जाना बाकी रह गया है। पर क्या कर सकते हैं, सबकी अपनी अपनी पसंद होती है। अगर बात की जाए कि लड़कियां क्या पहनती है, तो ये जनरली तौर फ्रॉक सूट और कुर्ती और जीन्स टॉप इस्तेमाल कर रही हैं। तो जीन्स टॉप तो काफ़ी दिन से चल रहा है, हालांकि बिहार काफ़ी पीछे है, तो इसके चलते यहाँ पर कुछ लड़कियों को रोक भी रहती है और कुछ लड़कियाँ जनरली तौर पर इसको यूज़ भी करती हैं। अच्छा, एक बात, अगर आपको कहीं पर आना या फिर जाना रहता है तो आप कैसे जाते हो। मान लिया कि आपका घर औरंगाबाद में है, ठीक है, और आपको जाना है गया जाना है, तो आप कैसे जाइएगा। ऑब्वियसली आप सड़क से ही जाइएगा, है ना। लेकिन आपका घर है औरंगाबाद में और आपकी मौसी जी का घर है उड़ीसा में, तो आप कैसे जाइएगा। आप रेल से जाइएगा ना, रेल से, समझ रहे हो ना, समझ रहे हो, हाँ समझ रहे हो, आप लोग तो इंटेलिजेंट हो ना। और आपका घर बिहार में है और आपके कोई रिश्तेदार का घर मान लिया कि तमिलनाडु में है या फिर केरल में है, तो आप कैसे जाइएगा। ऑब्वियसली आप प्लेन से जाइएगा, है ना। तो देखिए, आपको बता दें कि ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ उपलब्ध है, ठीक है ना। और हमारे यहाँ 2 जगह एयरपोर्ट्स हैं, 2 जगह हवाई अड्डा है। पहला तो बिहार की राजधानी पटना में, कहाँ पर, पहला है हमारा पटना में एयरपोर्ट है। और दूसरा क्या है, दूसरा हमारे यहाँ गया में भी है। कहाँ पर है,
गया। और आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि जो पटना में एयरपोर्ट है उसका नाम है जय प्रकाश नारायण हवाई अड्डा। क्या है? जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा। और इसके अलावा हमारे यहाँ नाव की भी अच्छी सुविधा है। आपको बता दें कि उत्तर भारत में तो यातायात का मुख्य साधन है नाव। जहाँ पर ज़्यादा नदियाँ होंगी वहाँ पर तो लोग नाव से ही आएंगे जाएंगे ना। अगर आपके घर में कोई किसान है, मान लिया कि आपके पिताजी हैं, या हो सकते हैं आपके चाचा जी हैं, या ये भी हो सकता है कि आपके दादाजी हों, या फिर ये नहीं हो तो हो सकता है कि कोई आपके रिश्तेदारी हो, है ना। वे जब अपने खेतों में फसल लगाते हैं और जब फसल तैयार हो जाती है तो वो अपने फसलों को काट लेते होंगे और काटने के बाद अपनी ज़रूरत के हिसाब से उस फसल को रख लेते होंगे और जो फसल बच जाती होगी उसको बाजार में बेच देते होंगे। ऐसा ही होता है ना। हाँ, जनरली तौर पर ऐसा ही लोग करते हैं। तो बिहार के लोग भी ऐसा ही करते हैं। हमारे यहाँ जो भी जितने भी किसान हैं वो ऐसा ही करते हैं, अपने खाने के हिसाब से वो रख लेते हैं और बाकी बाजार में बेच देते हैं। अगर आप गांव से होंगे तो आपको ये ज़रूर पता होगा कि गांव में कच्चे और पक्के दोनों तरह के मकान होते हैं, लेकिन अब ज़्यादातर आपको कच्चे मकान देखने को नहीं मिलेंगे। अब तो जनरली तौर पर आपको पक्के मकान ही देखने को मिलेंगे। और ऐसे भी होते हैं गांव में एक दो जो फूस के छप्पर वाले होते हैं, है ना। और हमारे यहाँ जो किसान होते हैं वो खेती के साथ पशुपालन भी करते हैं। तो पशुपालन वो करते हैं तो गाय भैंस को पालते हैं और गाय भैंस घर में रहेंगे तो दूध का तो इस्तेमाल होगा ही होगा। तो ज़्यादातर जो बिहार के लोग होते हैं वो गाय और भैंस का दूध का इस्तेमाल करते हैं। बरसात में झटपट तैयार होने वाली लिट्टी चोखा और गर्मियों के दिनों में सत्तू और दही चूड़ा यहाँ के लोगों का प्रिय भोजन है। हालांकि अब जो ये दौर चल रहा है इसमें तो ज़्यादातर लोग इसको पसंद नहीं करते हैं, लेकिन कुछ लोग भी ऐसे होते हैं जिनको अपने संस्कृति से, अपने पुराने पकवानों से बहुत लगाव होता है। लेकिन अब तो ज़्यादातर लोग जंक फूड्स वगैरह खाने को ही पसंद करते हैं। आप हमें कमेंट में ये ज़रूर बताइएगा क्या आपको इन 3 चीज़ों में से कोई एक पसंद है या तीनों पसंद है। हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। तो चलिए, ये हमारा टॉपिक समाप्त होता है। अब हम दूसरा टॉपिक शुरू करते हैं जिसका नाम है बिहार की कला और संस्कृति। तो अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो आप तो ये जानते ही होंगे कि हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा पर्व होता है वो है छठ। क्या? छठ। और इस पर्व में हम सारे बच्चे या फिर सारे बड़े लोग, जो हमारे यहाँ सारे लोग होते हैं, वो काफ़ी इंजॉय करते हैं, है ना। हो सकता है कि आपके यहाँ भी ये पर्व मनाया जाता हो। तो इसमें हम बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं और इसको प्रतिवर्ष हम खुशी और उत्साह के साथ मनाते हैं। और ये पर्व जो है छठ, ये हमारे यहाँ नई चेतना, स्फूर्ति और सहयोग, उत्साह और स्वच्छता को जन्म देता है। अगर आपके यहाँ छठ पर्व हुआ होगा तो आपने ज़रूर देखा होगा कि जब एक छठ में एक पकवान बनाया जाता है जिसका नाम है ठेकुआ। हमारे यहाँ तो इसको ठेकुआ ही कहा जाता है। हो सकता है कि आपके यहाँ कुछ और कहा जाता हो, तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके यहाँ ये क्या कहा जाता है। तो उसको जब बनाया जाता है तो गेहूँ को धोकर छत पर जब इसको सुखाया जाता है तो लोग वहाँ पर बैठकर देखते हैं कि कहीं चिड़िया आकर उसे खाकर जूठा ना कर दे। सोचिए कितनी स्वच्छता के साथ इसको बनाई जाती है। और सहयोग तो सबका मिलता ही मिलता है। आपने ये ज़रूर देखा होगा कि जब किसी के यहाँ छठ होता है और अगल बगल के मान लिया के लोग नहीं करते हैं तो उनकी मदद करते हैं कि हाँ चलो उनके यहाँ छठ हो रहा है तो हम भी उनकी मदद कर देते हैं। और इसके अलावा हमारे यहाँ सिखों के गुरु गोविंद सिंह जी का भी जन्म हुआ था
पटना साहिब में, और प्रतिवर्ष उनका भी जन्मदिन हम बहुत ही खुशी और उत्साह के साथ मनाते हैं। और इसके अलावा हमारे यहाँ ईद, क्रिसमस, होली और दिवाली भी काफ़ी खुशी और उत्साह के साथ मनाया जाता है। और आप बिहार से हैं तो आप तो ये ज़रूर जानते होंगे कि हमारे यहाँ मधुबनी पेंटिंग बनाई जाती है, और अब तो ये पेंटिंग पूरे विश्व में लोगों को पसंद आ रही है। आपको बता दें कि ये मिथिला से उभरी हुई एक पेंटिंग है जिसको मधुबनी पेंटिंग कहा जाता है। और इसकी खास बात यह है कि इसमें नेचुरल कलर्स का उपयोग किया जाता है, यानी कि प्राकृतिक रंगों का उपयोग किया जाता है। और अब हमारे यहाँ जो बेरोजगार लोग हैं उनको भी रोजगार दिलाने की कोशिश की जा रही है, और हम सब मिलकर अब बिहार को प्रगति की राह पर भी ले जा रहे हैं। अगर यहाँ के लोगों की प्रवृत्ति की बात की जाए कि यहाँ के लोग कैसे होते हैं, तो यहाँ के जो लोग होते हैं वो धार्मिक, मिलनसार और धैर्यशील और जुझारू प्रकृति के लोग होते हैं। धार्मिक तो आप समझ ही रहे हैं। धार्मिक का मतलब है कि पूजा पाठ में विश्वास रखने वाले, धर्म में विश्वास रखने वाले। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, आपको पूजा पाठ में विश्वास नहीं करना है, आपको अंधविश्वास के चक्कर में नहीं पड़ना है, वरना हो गया यूपीएससी क्रैक। टाटा बाय बाय, खत्म, गया, हो गया यूपीएससी क्रैक। आपको अंधविश्वास के चक्कर में नहीं पड़ना है। कोई कर रहा है तो उसको करने दीजिए, लेकिन आपको ये सारी चीज़ें नहीं करनी है। और धैर्यशील तो आप समझ ही रहे होंगे, और अगर नहीं समझ रहे तो हम है ना, टेंशन नॉट। धैर्यशील का मतलब है कि आज नहीं हुआ तो कल तो हो ही जाएगा, ऐसे लोग होते हैं हमारे यहाँ। और मिलनसार, मिलनसार तो हम होते ही होते हैं, हम सब से मिलजुल कर रहते हैं। लीची की मिठास, लिट्टी की चटक और मधुबनी पेंटिंग के सौंदर्य के लिए विशेषताओं से ये राज्य पूरी तरह से भरपूर है। बक्सर का चौसा, बेतिया का डंका और दीघा का दूधिया मालदा और भागलपुर का जर्दालू आम को तक कहना ही क्या है। उनके बारे में कुछ कहा ही नहीं जा सकता है, इतने स्वादिष्ट जो होते हैं। और काफ़ी दुख की बात है कि हमारे यहाँ हमेशा ही सुखाड़ और बाढ़ आता रहता है, जिसके वजह से यहाँ के लोगों को काफ़ी परेशानियाँ झेलनी पड़ती है। बाढ़ में अक्सर होता है कि किसी का बच्चा बह जाता है, तो किसी का भाई बह जाता है, तो किसी का पति बह जाता है, तो किसी का गाय भैंस। फिर भी हम अपने टैलेंट के बल पर, अपने मेहनत के बल पर राज्य को प्रगति की ओर ले जा रहे हैं। और इन्हीं सब कारणों के कारण, इन्हीं सब विषम परिस्थितियों के कारण हमारे यहाँ के जो लोग होते हैं वो अधिक जीवट, यानी कि अधिक दिन जीने वाले और आशावादी प्रवृत्ति के होते हैं। आशावादी तो आप समझ ही रहे हैं ना। आशावादी का मतलब है कि चलो आज बुरा दिन है तो कल अच्छे दिन ज़रूर आएंगे, ऐसे प्रवृत्ति के यहाँ पर लोग होते हैं। तो हम अगले वीडियो में अपना क्वेश्चन आंसर कर लेंगे, और आज समय कम है, फिर कभी हम लोग बिहार के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।